अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी और कोशिश की करें कि अपनी सुबह का आगाज़ पॉजिटिव सोच के साथ किया करें ताकि आपके तमाम काम बहुत अच्छे से डन हों। और कोशिश की करें कि अपनी लाइफ में थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज कुछ इस तरह का ज़रूर ऐड करें क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी साथ ही साथ ईद कुर्बान भी करीब है। डेफ़िनेटली बाज़ारों में ख़ासा रश है, ख़वातीन शॉपिंग के लिए निकली हुई हैं, मर्द हज़रात भी शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं और कोशिश करें कि अपनी शॉपिंग को कंप्लीट कर लें और अच्छे से तैयार हों और फुल जोशो खरोश के साथ जैसे हम ईद मनाते हैं अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, अच्छे से ईद को मनाएं। आज हम बात भी करेंगे इसके ऊपर और हफ्ते भर की स्टोरीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। और डेफ़िनेटली जब ईद कुर्बान करीब होती है तो मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल मीडिया के ऊपर रील्स सर्कुलेट कर रही होती हैं, उसमें जानवर भाग रहे होते हैं और बड़ी फ़नी सी रील्स देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान से ये मनाजिर ख़ासे देखने को मिलते हैं कि रोड्स के ऊपर जानवर भाग रहे हैं और बच्चे भी लेके रोड्स के ऊपर घूम रहे होते हैं। तो बड़ा एक खुशी वाला, एक बहुत ही अच्छी सी सेलिब्रेशन सी हो रही होती है। तो आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और दूसरा हफ्ते भर की स्टोरीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर ज़ुहैब बुखारी मौजूद हैं। ज़ुहैब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुहैब, जानवर ले लिया है? जी बस वो उम्मीद है कि आज फाइनल हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि हम खुद मंडी को कवर कर रहे थे तो हमें पता था कि कब मंडी जो है वो डाउन हो सकती है और किस टाइम में जो है वो हम एक अच्छा जानवर जो है वो खरीद सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि जानवर लेने तो फिर उसकी खिदमत भी जो है वो करनी पड़ती है और फिर जिस तरीके से हमारी ड्यूटी रूटीन है और उसमें तो ये है कि फिर पता चलेगा कि घर से फ़ोन आ रहा है कि हम कहीं फंसे हों, मॉर्निंग शो में बैठे हों और घर से कॉल आ रही हो कि इसके लिए घास लेकर आओ। तो वो उस कैफियत से बचने के लिए फिर यही होता है कि आखिरी दिनों में जो है वो कुर्बानी का जानवर ले लिया जाए। और क्योंकि वो बचपन होता था एक कि जब शौक़ होता था कि जानवर जो है वो जल्दी से घर आए और अपने वालिदैन को कहते थे कि जल्दी से ले आए ताकि सारा दिन जो है वो फिर आवारागर्दी करते थे जानवर को लेकर, कभी कहाँ भाग रहे हैं कभी कहाँ भाग रहे हैं। तो वालिदैन को एक डर ये भी होता था कि ये बच्चे इनसे कोई लेके ही ना भाग जाए, लेके ना भाग। तो वो कुछ यादें ऐसी होती थी। वो घास हाथ में पकड़ लेते थे और टकरें भी बहुत खाई हमने। मुझे लगता है ज़ुहैब आपने काफी एक्सपीरियंस किया और एंजॉय किया अपने बचपन को। वो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अब ऐसे है कि अब फिर मंडी में खड़े होते हैं। हाँ, अब मंडी में तो वो धूप भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है। तो इन दिनों में मंडी को कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, खासकर मुश्किल तो है, लेकिन साथ में बार्गेन करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। उससे ज्यादा मुश्किल है। एक तो ये है कि ना, चले आपने बता दिया कि इस वक्त मंडी की सूरत हाल जो है वो ये है। उससे ज्यादा ये है कि अब देखिए ना कि एक नॉर्मल सा बकरा है ना, तो उसकी कीमत भी 1 लाख से ऊपर शुरू हो रही है। इस वक्त मंडी की कैफियत ही ऐसी है कि 1 लाख से ऊपर उस मंडी की उस बकरे की जो है वो। अच्छा, फिर जब हम बकरे को देखते हैं फिर हम व्यापारी का मुंह देखते हैं कि भाई ये किस मुंह से 1 लाख रुपए मांग रहा है। फिर जब वो गिनवाता है कि भाई मैंने इस तरीके से उसको पाला है, तो हम तो करंट अफेयर्स चीज़ों से आशना में पता है कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो जानवरों की खुराक पे भी बढ़ता है। बिल्कुल। तो ऐसे मुश्किल हालात में जब कोई जानवर पालता है तो जाहिर सी बात है, फिर अगर कोई छोटा जानवर भी होगा तो उसकी भी वो 80-90 हज़ार जो है वो मांग रहे होते हैं। अब ये देखें कि एक टाइम क्या था कि अभी 2-3 साल पहले की बात है कि आपको 50 हज़ार तक एक अच्छा बड़ा जानवर भी मिल जाया करता था। 60-70 हज़ार तक आपको, मतलब कि 2-3 मन तक का हमें याद है कि इतने का मिल जाया करता था। और बकरा जो है वो यही होता था 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार, इसी फिगर में जो है वो एक अच्छा बकरा मिल जाता था। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि लाख से ऊपर की बात करें एक छोटे जानवर। अच्छा, अगर एक अच्छे बकरे को लेना है तो लाख से ऊपर की बात है। अच्छे बकरे को लेना है तो फिर आपके पास कम से कम 1.5 से 2 लाख का फिगर होना चाहिए। अच्छा, 1.5 से 2 लाख का। और अगर बड़ा जानवर लेना है तो? अगर बड़ा जानवर लेना है तो फिर आपने 2 से ऊपर चलना है। अच्छा, 2, 2.25, 3 तक आपको जो है वो 3-3.5 मन का एक जानवर बड़ा जो है वो बार्गेनिंग के बाद मिल सकता है। अच्छा, वो भी बार्गेनिंग के बाद मिल सकता है, वो आपको मिल सकता है। क्योंकि मंडी की सूरत हाल, अभी जब हमने लास्ट टाइम एक चीज़ रिपोर्ट की कि वहाँ पर जानवर को इंटरेस्ट की अलग वो बेचारे फीस दे रहे हैं। जब जानवर आप खरीद रहे हैं उसके बाद जब आप दोबारा वापस लेके जा रहे हैं उसकी एक अलग फीस, जैसे भत्ताखोरी कह लें कि मतलब कि कोई मांगने वाले का कोई सर पैर नहीं है कि किस कानून के तहत वो आपसे जो है वो, मतलब आप एक महंगा जानवर भी लेके आ रहे हैं और उसके बाद आपने उसकी कीमत भी अदा करनी है।
उसके बाद वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो उनको पंखे मिल रहे हैं, पानी वगैरह, तो उसकी अलग से वो फीस अदा कर रहे हैं। गर्मी में वो अलग बैठे हैं। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ से वो लेकर आ रहे हैं, तो उसकी वो भी हमें पता है कि कितनी कॉस्ट जो है वो उसकी बढ़ जाती है। तो मंडी की सूरत हाल ऐसी है। और गालबन 24 से 48 घंटे मेरे ख्याल में बाकी हैं, और उसमें देखते हैं कि मंडी की डायरेक्शन जो है वो कहाँ तक जाती है। और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई रेट गिर जाए, क्योंकि जिन्होंने इतनी मुश्किल से पाले। ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि आखिरी रात में मंडी के रेट जरा डाउन हो जाते हैं। अब व्यापारी भी थोड़े से वो हो गया ना, तेज हो गए हैं। उनको भी पता है कि ये आखिरी दिनों में आएंगे, तो हमने आखिरी दिनों में रेट नहीं तोड़ना, तो वो यकजा हो जाते हैं कि रेट नहीं तोड़ना हमने। अच्छा, रेट नहीं तोड़ना। तो वो रेट अब हमें तो नहीं नजर आया, लास्ट टाइम भी नहीं नजर आया कि रेट कोई तोड़े। इवन कि जो पहले दिन भी चला जाए ईद के, तब भी उसको उसी उसमें मिल रहा होता है। चंद एक व्यापारी ऐसे होते हैं जिनको कोई पैसे की जरूरत होते हैं, तो उनकी ये कोशिश होती है कि बस वो औने पौने दाम जो है वो बेच के जाएं। जिनके पास मैक्सिमम कैपेसिटी में जानवर मौजूद होते हैं, तो उनका ये होता है कि चलो यार एक दो अगर सस्ते में निकल भी जाते हैं, तो जितने भी हमने इनको खर्च किया उतने में निकल ही जाते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है। तो लेकिन जो मेजोरिटी लोग होते हैं, व्यापारी ज़रात होते हैं, वो नहीं देते अपनी चीज़ नहीं देते, अपना जानवर नहीं देते। वो यही कहते हैं कि जितना हमने उसको पाला है, जितना हमने उस पर खर्च किया है, क्योंकि इस पर बड़ी मेहनत होती है। जो जानवर पालते हैं उनको पता है कि इस पर बड़ी मेहनत होती है, उसकी बड़ी देखभाल करनी पड़ती है, फिर आपका एक लगाव भी होता है। अच्छा सोएब, दूसरा, पहले तो शहरों में मंडियाँ होती थी, अभी एक अलग जगह मुख्तस की गई, फिर उसमें भी टैक्स और इतने ज़्यादा फीसेस, ये तो व्यापारियों के लिए भी और जो आने वाले हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। तो ये इसको क्यों रिलीफ क्यों नहीं दिया गया, इसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं किया गया कि व्यापारियों के, एक तो पेट्रोल प्राइसेस इतने ज़्यादा पीक पे चली गई हैं, पहले उन्होंने उसको भी फेस किया, अभी भी कर रहे हैं, उसके साथ ये भी चीज़ें, ये तो एक एडिशनल प्रॉब्लम उनके लिए दोबारा खड़ा कर दिया गया। देखिए, ये हमेशा की तरह ऐसा होता है, ये हर मंडी में इस तरह की सूरत हाल जो है वो देखने को मिलती है। मैं कल देख रहा था कि शायद डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो चीज़, कमिश्नर या डीसी साहब ने इस चीज़ का नोटिस भी लिया है कि जो बदतखोरी हो रही है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। पहले एक सामोराना मंडी होता थी, उस पर बड़े जानवर जो है वो आ गए थे, उसको पैरा फोर्स ने, ज़िला इंतज़ामिया ने डिमोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। वहाँ से मंडी सिर्फ वो बकरे जो हैं वो सामोराना मवेशी मंडी में मौजूद हैं। फिर उससे 2 किलोमीटर के फासले पर जो है वो जसवंतगढ़ मवेशी मंडी है, जो कि बहुत बड़ी मंडी है, और वहाँ पर आपको बड़े जानवर भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पर भी इंतज़ामात यही है, अच्छे इंतज़ामात है। ये नहीं कि ज़िला इंतज़ामिया ने इंतज़ामात नहीं किए, ये उन्हीं ही की बात है। जो व्यापारी हज़रात है जो इस चीज़ को फेस करके आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमें इस तरह से जो है वो हमें लूटा जा रहा है कि हम अपने जानवर लेकर भी आए हैं, हम एक जो हुकूमती जो फीस है वो भी अदा करके आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि हमसे जो है वो इस तरीके से जो है वो टैक्स हमसे वसूल किया जाता है। तो ये इंतज़ामिया ने चलें देर है दुरुस्त है, इस चीज़ का नोटिस लिया। और ये हर मंडी में इस तरह की सूरत हाल होती है कि एक नामालूम से लोग जो हैं वो अचानक से कोई वो जैकेट टाइप पहन के जो है वो ग्रीन कलर की वो पहन के सामने आ जाते हैं कि ये हम कंटोनमेंट से हैं या हम जो है वो कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हैं, आपने जानवर खरीदा तो उसका जुर्माना अदा करें। अब वो जुर्माना कितना होता है जी, अपना 1500, 1000, जहाँ जिसका टक लग जाए। मतलब अगर बड़ा जानवर कोई लेके जा रहा है तो उन्होंने 1500 रुपये लेना, अगर कोई छोटा जानवर लेके जा रहा है तो उनसे उन्होंने 700, 800, 1000, जहाँ पर वो फंस जाए बता। तो मतलब कि एक नामालूम किस्म के लोग जो हैं वो इस तरह की बदतखोरी हमने मंडी में भी देखी है। और तो हमेशा से इंतजामिया इतनी क्यों सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई सख्त इक़दाम नहीं उठा रही कि इसके खिलाफ कोई इक़दाम किए जाएं, कोई सख्त कार्रवाई की जाए? इंतजामिया तो हमेशा कोशिश करती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए, लेकिन फिर बदकिस्मती से बहुत सारी जगहों पे तो खुद इंतजामिया भी मुलविस होती है। मतलब इंतजामिया खुद ये नहीं कि डीसी मुलविस है या कमिश्नर मुलविस है, मतलब सरकारी मुलाजमीन में से ही कुछ ऐसा गठजोड़ होता है। अब वहाँ पर भी कमिश्नर और डीसी क्या कर सकता है कि जब उनका अपना अमला ही जो है वो उनके साथ मुलविस हो। और बाज़ जगहों पर यही हो जाता है कि यार अगर ऑपरेशन हो रहा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, तो उन्हीं का ही बंदा जो है वो आगे कन्वे कर देता है कि हम इस इलाके में आ रहे, अपनी चीज़ों को कवर कर लें, जल्दी से हटा लें। तो वो ऐसे होता है जब वो टीम पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो तजावुज़ात ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो हमने देखने को मिली है। तो इंतजामिया के कुछ लोग खुद इस सारी एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ईद करीब है तो डेफिनेटली जो ख़वातीन होती हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं मेकअप की, ड्रेसेस की, और बहुत सी तैयारियां कर रही होती हैं, चूड़ियाँ ले रही होती हैं, मेहंदी लगा रही होती हैं। और मेकअप तो एक मैंडेटरी पार्ट है। जब भी ईद आए या कोई भी फेस्टिवल हो उसके ऊपर ख़वातीन मेकअप ना करें ये कैसे मुमकिन है। और अच्छी बात है, करना भी चाहिए, जितना हो सके अपने आप को खूबसूरत बनाएं जितना हो सकता है। अब ये एक, अगर आप स्ट्रेस में भी होते हैं तो आप मेकअप करते हैं, स्ट्रेस आपका दूर हो जाता है। तो हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें, कोशिश करें कि फ़्रेश रहें, तैयार होके रहें। अच्छी बात होती है, उससे आपका डिप्रेशन भी दूर होता है और आप अच्छे कॉन्फिडेंट भी लगते हैं। आज हम मेकअप पे बात करेंगे और अच्छी अच्छी टिप्स भी लेंगे कि कौन सा मेकअप किस फेस पे सूट करता है, कौन सी फाउंडेशन सूट करती है, हेयर स्टाइल कौन सा सूट करता है। इसके ऊपर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महर मलिक। महर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। कैसी हैं महर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महर, आप एक सैलून चलाती हैं? जी। अच्छा महर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ईद करीब है और वेदर कंडीशन का भी आपको पता है, और ख़ासकर साउथ पंजाब में जो वेदर कंडीशन है वो बड़ी एक्सट्रीम पे होती है। और ईद है भी ये बड़ी ईद, तो बड़ी ईद पे डेफिनेटली ख़वातीन किचन में काम भी करती हैं और मेकअप भी, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं मेकअप भी ख़राब ना हो और किचन भी चलता रहे। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है अब, क्योंकि ईद सर पे है। हाँ। और वेदर कुछ, हम इतने एग्जॉस्ट हुए हैं, हम इवन के फेस वॉश करने का भी औरतों के पास टाइम नहीं होता ईद पे। तो क्योंकि तैयार भी होना है डेफिनेटली हर औरत ने, बिल्कुल। तो उसके लिए ये कि इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि अपनी स्किन को बेटर करें, जितना हो सके स्किन प्रेप रखें ताकि आपको मेकअप की ज़रूरत ना पड़े और नेचुरल दिखें। सन ब्लॉक का यूज़ ज़्यादा कर लें और इस तरह आप कर सकते हैं। मेकअप तो, करें लेकिन लाइट सा मेकअप कर लें, ज़्यादा हैवी मेकअप ना करें। हैवी का तो बनता भी नहीं है क्योंकि वेदर इस तरह का है कि स्वेटिंग होगी, मेल्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि सन ब्लॉक से काम चलाएं और टिंटेड सन ब्लॉक, सनस्क्रीन्स यूज़ करें ताकि आपको मेकअप भी हो जाए और स्किन केयर भी साथ साथ हो जाए। अच्छा, दूसरा ये कि स्किन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। लोग कहते हैं कि स्किन अच्छी नहीं रही, पिंपल्स आ रहे हैं, बहुत ड्राई हो गई है। तो स्किन को प्रेप करने के लिए क्या करें? कोई क्लेंजिंग करें या पानी का ज़्यादा यूज़ करें? अक्सर लोग तो कहते हैं कि पानी ज़्यादा पिया करें। लोगों की विंटर में स्किन ख़राब होती हैं, स्किन बैरियर ख़राब होते हैं, अपसेट होते हैं, लेकिन क्योंकि अब वेदर बहुत अच्छा है, पानी का इंटेक बहुत अच्छा जा रहा है, तो हाइड्रेटेड स्किन को हाइड्रेशन चाहिए होती है। आप स्किन को जितना हो सके फ्रेश जूसेस यूज़ करें, पानी पिएं। पानी तो वैसे भी अब ज़्यादा पिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से कि विंटर से बेटर ऑप्शन होता है समर में तैयार होने का और ग्लो करने का। एक अच्छा सा नेचुरल ग्लो आया हुआ होता है, तो आप उसको अगर मेकअप के साथ और कवर कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी एक बन जाती है। अच्छा मैं ये भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी मेकअप, कोई भी ख़वातीन मेकअप कर रही होती हैं तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि जो आपको लगता है कि आपके चेहरे के अंदर कमी है आप उसको इन्हेंस करें। ऐसा नहीं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं सारा मेकअप लगा लेती हैं, जो उनकी अपनी नेचुरल ब्यूटी होती है, खूबसूरत फीचर होते हैं, वो भी छुप जाते हैं। मेकअप का जो असल मतलब होता है ना, वो ये कि किसी चीज़ की कमी को पूरा करना, जैसे कि वो एग्जैक्टली एक पोएट भी कहते हैं कि मेकअप आपके अंदर की कमी को पूरे करने का नाम है। तो आप जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाला सिस्टम होता है कि आप इतना एक करें कि चीज़ें हाइड हो जाएं। अगर आपको स्पॉट्स हैं, रिंकल्स हैं या फ्रेकल्स हैं या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो फिर आप उसको कवर करें, अदरवाइज आप उसको नेचुरल सांस लेने दें ना स्किन को। औरतें क्या करती हैं, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। और मैंने देखा है बहुत सी ख़वातीन की बहुत ही ज़्यादा प्यारी खूबसूरत आंखें होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें, और वो मेकअप करने के बाद बुरी लग रही है। हाँ, वो इतना ज़्यादा लाइनर लगा देती हैं, वो इतना ज़्यादा उसके अंदर काजल लगा देती हैं। आप अपने नेचुरल फीचर्स को मत छेड़ें। आप कभी वेस्टर्न लोगों को देखें, ये तो एशिया में एक कॉन्सेप्ट है ना मेकअप का, वो लोग अपनी स्किन को क्यों नहीं, अपने फीचर्स को हाइड क्यों नहीं करते? उन्हें कॉम्प्लेक्स नहीं है ना गोरे दिखने का या मतलब टोन्स का, उनको कॉम्प्लेक्स नहीं है। पाकिस्तान में ये बहुत
चीज़ें मैटर अच्छा, करती हैं, बहन, गोरा ये भी- दिखना है बस। ये भी थोड़ा सा बताएं कि क्यों लोग अपनी स्किन में, खासकर ख़वातीन अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं होती, क्या इशू क्या है? कि क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं इस फील्ड में तकरीबन 8-9 साल दे चुकी हूँ, हेयर में, स्किन में। मुझे लगता है कि औरतें केयर करना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि फेक ब्यूटी उनको आ जाए। लाइक वो किसी को देखेंगी तो वो कहेंगी कि ऐसी स्किन और ऐसा, जबकि वो ये नहीं देखेंगे कि उसके पीछे एफर्ट कितनी है। लाइक अगर इस टाइम पे मैं अपनी स्किन का बताऊं तो मैं अपनी स्किन को एज अ बेबी स्किन कंसीडर इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं इस पे कोई केमिकल प्रोसीजर नहीं करवाती। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लेजर्स भी करवा रहे हैं बिला वजह, फेशियल्स भी करवा रहे हैं, डेली ब्लीच भी यूज़ कर रहे हैं, वीक में 2 बार औरतें ब्लीच भी करती हैं। हम लोग क्यों नहीं करते? क्यों हम एक्सपर्ट होने के बावजूद नहीं करते? क्यों? क्योंकि हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता होते हैं कि आपका स्किन किस चीज़ से ज़्यादा बेटर होती है। हम लोगों को अगर कहते हैं ना कि आप मॉइस्चराइज रखें स्किन को या हाइड्रेटेड रखें, आप पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें तो आपकी स्किन बेटर हो जाएगी, तो आगे से फीमेल्स कह रही होती है नहीं, पानी से कौन सी स्किन ठीक होती है, और लाइक हमें ब्लीच से हमारी स्किन ज़्यादा चमक जाती है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये चीज़ें खराब करता है, इंस्टेंट ग्लो की तरफ, इंस्टेंट की तरफ भागती हैं और जो अपना बैरियर है ना वो खराब कर बैठती हैं। जबकि जो आपकी अपनी स्किन का बैरियर है ना, जो अंदर से नेचुरल एक ग्लो आता है, वो आपके इंटेक से। आप जितना अच्छा इंटेक करेंगे, अब जैसे समर है, आप जितने जूसेस पियेंगे, आपके हर इंसान के फेस पे ग्लो नजर आता है। और विंटर में सबकी स्किन मुरझाई हुई होती है, सबकी स्किन ड्राइनेस की तरफ होती है, क्योंकि हम पानी का इंटेक कम कर देते हैं। अच्छा बहन, दूसरा एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम खुद को बहुत अच्छे लग रहे होते हैं जब हम तैयार होते हैं, अच्छे सा ड्रेस पहनते हैं, अच्छा सा मेकअप करते हैं, हम खुद को बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, हम सेल्फीज़, पिक्चर्स क्लिक करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी और का कोई रिमार्क्स आते हैं हमारे बारे में कि ये चीज़ आप पे अच्छी नहीं लग रही, हम फ़ौरन से चेंज कर लेते हैं, हमें बुरा लगना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों के कॉम्प्लीमेंट पे इतना ज़्यादा, ख़वातीन खासकर ख़वातीन इतना ज़्यादा क्यों रिलाई करती हैं, जब उनको आइडिया भी होता है वो खुद खूबसूरत लग रही हैं, खुद कंफर्टेबल भी हैं, लेकिन वो दूसरों के कॉम्प्लीमेंट को लेके बहुत ज़्यादा। औरतों के बारे में कहा जाता है कि औरतें कानों की कच्ची होती हैं, तो वो तारीफ़ की मोहताज होती हैं। उनको जहाँ से अच्छा सुनने को मिलेगा ना, वो एप्रिसिएशन मिलेगी, तो वो वहीं पे भागेंगी, भले वो उसकी बुराई वैसे ही मुंह पे क्यों ना कह रहा हो। तो ये चीज़ गलत है। आपको जो खुद को ठीक लग रहा है ना, मैं तो उस टाइप की गई हूँ कि मैं कहती हूँ कि जो तो हमें ठीक लग रहा है ना। आपके पास जब आती हैं ख़वातीन तैयार होने के लिए, तो डेफिनेटली आप उनको सजेशन तो देती होंगी, लेकिन कुछ ख़वातीन को खुद को जो अच्छा लग रहा होता है वो खुद को छोड़ के आपके सजेशन की तरफ आती हैं। मेरी सजेशन पे वो लोग आती हैं, वो फीमेल्स आती हैं जिन्हें नॉलेज होती है, जो पढ़ी लिखी ख़वातीन या जो हमारी एज फेलोज हैं, वो अंडरस्टैंड करती हैं इस चीज़ को कि आपको अगले की सजेशन पे, एक एक्सपर्ट की सजेशन पे चलना चाहिए। और जो एजड फीमेल्स हैं वो आते ही कहेंगी आपने खुद मेकअप क्यों नहीं किया हुआ, आपने अपनी स्किन, आपका अपना कॉम्प्लेक्शन, यहाँ तक के कॉम्प्लेक्शन पे भी बात कर देती हैं। हालांकि कॉम्प्लेक्शन एक नेचुरल चीज़ है, आप उसमें कोई आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो देखें, हर चीज़ को ना नेचुरल वे में अगर आप लेके चलेंगे तो वो अच्छी लगेगी। अगर आप आर्टिफिशियली अपने आप को ग्रूम करना चाहेंगे तो आप बुरे लगेंगे, आप अच्छे नहीं लगेंगे। मेरा टोन जिस तरह का भी है, मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि मैं बहुत गोरी हो जाऊं, मैं हो भी सकती हूँ। मैं करना चाहूँ तो मैं अपने आप को 1 मंथ की गेम होती है, आप 1 मंथ में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अपना ये नेचुरल टोन और ये चीजें पसंद है। कंपैरेटिवली पहले के निस्बत से मेकअप थोड़ा अभी लाइट टोन की तरफ जा मिनिमाइज हो गया। हाँ, क्योंकि पहले होता था मतलब बहुत ज्यादा हैवी मेकअप ख़वातीन पसंद करती थी, आजकल थोड़ा सा लाइट मेकअप और बड़े लाइट सी शेड पसंद कर रही होती हैं कि इतना ज्यादा मेकअप ना हो, डार्क लिपस्टिक ना हो, लाइट सी लिपस्टिक हो। क्योंकि हर जगह पे यही ट्रेंड आ गया है। आप शोबीज़ इंडस्ट्री में देखें पाकिस्तान में, तो वहाँ पे भी मिनिमाइज़ कर दिया है। इवन दैट कि बहुत जूम आउट करने के बाद भी आपको उनके स्किन पे बेस या फाउंडेशन या ऐसा कोई प्रोडक्ट नज़र नहीं आता। तो आपको फील होता है कि उनकी नेचुरल स्किन है। और बहुत सारी एक्ट्रेसेस बताती हैं कि वो ज़ीरो मेकअप वाला लुक करती हैं, इवन दैट कि वो
ड्रामाज में भी विदाउट मेकअप काम कर रही हैं। अगर वो वहाँ पे कर सकती हैं तो हम नेचुरल, हमने कहीं मार्केट जाना है तो हम लोग कहते हैं नहीं हमने पहले तैयार होना है। तो ये गलत बात है। आपको अपना इतना यूज टू नहीं होना चाहिए मेकअप के लिए और इतना कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। ये ब्यूटी कॉन्शियस वाला कॉन्सेप्ट पाकिस्तान से ख़त्म होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ ब्यूटिशियन, मुझे आप कभी भी नहीं देखेंगे लाइव में नॉर्मली कि मैंने कभी मेकअप किया हुआ होगा या मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्शियस हो रही होती हूँ, नहीं भाई ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये पता नहीं कैसा लग रहा है। मैं जो करूँगी तो मुझे लगेगा कि जितना ज़रूरत हाँ, ज़रूरत है उतना आगत। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि गर्मियों में मेकअप बिल्कुल भी फ्रेश नहीं रहता, थोड़ी देर के बाद ऑयल आना शुरू हो जाता है, खासकर समर में। और मेकअप को फ्रेश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो क्वांटिटी मिनिमाइज कर दें। आप जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसमें आप बेस की जगह, फाउंडेशन की जगह, आपको अगर इतना शौक हो रहा है तो आप टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर लें। तो उसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा बेस नहीं लगाना पड़ता और आपको बेस से नुकसान नहीं होता। आप टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर लें अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, आजकल मार्केट्स में आई नहीं है। तो उसके बाद आप मेकअप फिक्सर भी, कुछ लोग स्टे करने के लिए मेकअप फिक्सर भी लगा लेते हैं, वो लगा लें या स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लें, मॉइस्चराइज कर लें। तो उससे ये कि लास्टिंग ज़रा अच्छी बढ़ जाती है। ये प्राइमर का यूज़ कर लें। अच्छा, दूसरा ये भी है कि सनस्क्रीन, सन ब्लॉक चूज़ करते हुए लोगों को आइडिया ही नहीं होता कौन सा सन ब्लॉक और सनस्क्रीन ड्राई स्किन के लिए है, कौन सा ऑयली स्किन के लिए है। उनको अगर मैं यूज़ कर रही हूँ XYZ तो मैं बताती हूँ कि मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। हाँ, अगला बंदा भी वही यूज़ करना शुरू। ऐसा नहीं होता। अभी कल भी एक फीमेल से मेरा यही हो रहा था बहस कि उन्होंने, उनकी स्किन बैरियर बहुत ख़राब था। इवन के 24 की उनकी एज थी और उनकी पूरा फेस फ्रैकल से भरा हुआ था। और एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? कॉल ड्रॉप हो गई, आप कंटिन्यू कीजिए। सनस्क्रीन की मैं बता रही थी कि आप जब भी कोई सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन, सन ब्लॉक एक अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है? ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि आप सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं या सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जो आप सनस्क्रीन यूज़ करें उसमें आप SPF चेक करें। SPF जो होते हैं वो हमारी रेज़ को, अल्ट्रावायलेट रेज़ को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब है कि उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा इंग्रेडिएंट है। महर, अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम मेकअप के ऊपर बात कर रहे थे, अब थोड़ी सी फिर हफ्ते भर की स्टोरीज़ की तरफ आते हैं। ज़ुहैब कस्टम ने 3 अरब से ज़ायद मालियत का स्मगल शुदा सामान नजरे आतिश किया, क्या कहेंगे उसके ऊपर आप? आपकी मुस्कुराहट तो बहुत कुछ बता रही है। नहीं, जब कस्टम की बात होती है तो वैसे मुझे हंसी आ जाती है। तो ये लास्ट टाइम एक्टिविटी हुई है कस्टम इन्फोर्समेंट की जानिब से, जो है वो जब कुछ सामान पकड़ा जाता है, स्मगल शुदा सामान को पकड़ा जाता है, तो कानून जो है वो कुछ ऐसे कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आप नीलाम कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप ऑक्शन नहीं कर सकते। तो उस सामान में जो है वो सिगरेट शामिल हैं, बीटल नट शामिल है, गुटखा, छालियाँ, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट मोबाइल फ़ोन्स हैं वो शामिल होते हैं। उसके अलावा कुछ लिकर वगैरह भी शामिल होता है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें शामिल होती है। तो तकरीबन कुछ 3 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का सामान जो है वो नजर आतिश किया गया। और जो खुश्क दूध था उस पर जो है वो रेस्क्यू की टीमों ने जो है वो उस पर पानी छिड़का, तो उसको पानी डाल दिया ताकि वो वैसे ही डिज़ोल्व हो जाए और वो नाकाबिल इस्तेमाल हो जाए। तो ये एक्टिविटी जो है वो हुई है ड्राई पोर्ट मुल्तान पे, जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी। अच्छा, वो बड़ी वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही थी, लोग देख भी रहे थे, लेकिन उसके ऊपर बैकलैश भी बहुत आ रहा था। हमारी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर के बड़े खाली डब्बे पड़े हुए हैं। वो एक्टिविटी ऐसी नहीं होती, वहाँ पर एक जज साहब भी मौजूद होते हैं और खुफिया एजेंसी के लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, इंतजामिया मौजूद होती है, एनवायरनमेंट के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत ही जो है वो ये एक्टिविटी होती है। ये नहीं कि आपने सामान उठाया और सामान उठा के जो है वो एक उसमें डाला और उसको आग लगा दी, ऐसे नहीं होता। एक जज साहब आते हैं, वो उनको साइन करते हैं, उसके बाद जाके एक्टिविटी होती है। लोग जो है वो तो बातें बना लेते हैं कि अब अंदर की बात तो हमें भी नहीं पता कि
क्या है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो वहाँ तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसमें कोई जो है वो चीज़ नहीं होती। तो डीसी कस्टम जवादुल हसन साहब हैं हमारे, भाई भी हैं, और उसके अलावा कलेक्टर कस्टम सुमैर मुहसिन तारड़ साहब और एडिशनल कलेक्टर हैं। तो वो सब मिलकर जो है वो उन्होंने ये एक्टिविटी जो डिज़ाइन की और एक अच्छी एक्टिविटी जो है मुल्तान में हुई है। अच्छी एक्टिविटी मुल्तान में हुई है, लेकिन ज़ुहैब साथ साथ मुस्कुरा भी रहे हैं, मुस्कुराते रहा करें आप। अच्छा ज़ुहैब चलें, कौन कौन सी अहम, क्या पता मुस्कुराने से भी आपकी स्क्रीन ग्लो कर जाए। ये तो ये तो वैसे बहुत अच्छी बात है, मुस्कुराते रहा करें, सभी मुस्कुराते रहा करें। अच्छा ज़ुहैब, कौन कौन सी अहम शख्सियात मुल्तान में ईद नमाज अदा करेंगी, ये भी थोड़ा सा बताएं। आपके अलावा हम भी यही अदा करेंगे। तो ऐसे है कि चेयरमैन सैनिक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो उम्मीद है कि आज मुल्तान पहुंच जाएंगे, और वो हर साल अपने साहबजादों के साथ मुल्तान में ईद अदा करते हैं, और दरबार मूसा पाक शहीद पर जो है वो नमाज ईद की अदायगी जो है वो की जाती है। जो MNAs हैं, अली कासिम गिलानी साहब, अली मूसा गिलानी हो गए, अब्दुल कादिर गिलानी हो गए, ये लोग जो हैं वो मुल्तान में नमाज ईद अदा करते हैं। तो इसके अलावा कोई और अहम शख्सियत इस वक्त मुल्तान में इस तरह की मौजूद नहीं है। सियासी वाले से बात करें, शाह महमूद कुरैशी साहब होते थे, वो भी दरबार शाहरुख आलम पर अदा करते थे। अब उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी जो है वो वहाँ पर नमाज ईद की अदायगी करते हैं। तो हम खुद गुज़िश्ता कुछ 4-5 साल से पहले शाही ईदगाह में अदा की जाती थी नमाज, और इस बार हमेशा 4-5 साल से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ ही नमाज ईद की हम भी अदायगी इस तरह कर रहे हैं। तो ईद के रोज़ भी जो है वो नमाज ईद की अदायगी वहीं होगी, और मुल्क को कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएँ भी की जाती हैं, दरबार पर हाज़िरी भी दी जाती है। उसके अलावा जो फिर गिलानी हाउस में जो है वो कुर्बानी भी की जाती है। ये सूरत हाल जो है वो रहती है, और इस तरीके से ईद का जो सिलसिला है वो इस तरीके से जो है वो ईद का दिन के आगाज़ जो है वो होता है, और उसी तरह फिर कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस वक्त तो यूसुफ रज़ा गिलानी ही मुल्तान में मेरे ख्याल में अहम शख्सियत मौजूद हैं, जो एक ओहदे पर भी मौजूद हैं, और वो अपने साहबजादों के साथ, जो खुद भी मेम्बरान कौमी असम्बली हैं, और अली हैदर गिलानी जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी है, वो खुद भी नमाज जो है वो यहीं पर अदा करते हैं, और जो शहरी हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर नमाज ईद की अदायगी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ का डिफरेंस जो मैंने देखा है वो ये है कि ईद उल फितर पर तो आपको रश जो है वो देखने में आता है, जो बड़ी ईद आती है उस पर लोगों की ये कोशिश होती है कि ऐसी मस्जिद का इंतखाब किया जाए जहाँ पर 5:45 पे या 6 बजे जो है वो नमाज ईद की अदायगी करें, और फौरी तौर पर जो है वो कसाई घर को बुलाए। तो ये थोड़ी सी एक्टिविटी जो है वो हमें मुख्तलिफ देखने में आती है, और इसीलिए हमें मरकज़ी मसाजिद में रश कम जो है वो देखने को मिलता है। जैसे देखिए ना, शाही ईदगाह मस्जिद है जनूबी पंजाब की, एक बहुत बड़ी मस्जिद है, जहाँ पर एक बड़ा इज्तिमा होता है छोटी ईद के मौके पर, लेकिन बड़ी ईद के मौके पर उस तरह का रश नहीं होता। बात वही रहती है कि लोग देख रहे होते हैं कि जहाँ पर हम जल्दी नमाज़ पढ़ के और जल्दी से हम फ्री हो जाएँ, और उसके बाद कसाब को बुलाएं, कसाई जो है वो आए और जल्दी से जानवर ज़िबा करे और तकसीम का मरला जो है वो शुरू हो जाए। तो ये तरीक़ेकार जो है वो इस तरह जो है वो शुरू होता है। और जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं हामिद सईद काज़मी साहब, वो भी शाही ईदगाह में नमाज ईद की जो है वो अदायगी करते हैं, और वहाँ भी यही सूरत हाल होती है। कमिश्नर साहब और DC साहब ये भी अक्सर कभी खैरुल मदारिस में नमाज ईद की अदायगी की है। लास्ट टाइम कमिश्नर मुल्तान ने खैरुल मदारिस में जो है वो नमाज ईद की अदायगी की है, उससे पहले उन्होंने शाही ईदगाह में अदायगी की। इस बार देखें कि वो नमाज ईद की अदायगी जो है वो कहाँ करते हैं। तो गालिबन इनका भी यही होगा कि वो जल्दी से नमाज की अदायगी करें और उसके बाद फिर ऑन रूट हो जाएँ, क्योंकि ये ईद कोई आम ईद नहीं होती, ज़िला इंतज़ामिया के लिए बड़ी चैलेंजिंग सी सूरत हाल होती है। ख़ासकर जो फजला वगैरह होता है उसको ठिकाने लगाने के लिए जो CEO वेस्ट मैनेजमेंट, आज भी जो DC साहब है और जो CEO वेस्ट मैनेजमेंट है, वो आज मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि इन्होंने जो है वो कितना टन जो है वो कितना टारगेट है, और किस किस तरीके से, और शहरियों से भी अपील करेंगे कि वो उन्होंने जो है वो किस तरीके से ख्याल रखना है। कुछ शॉपर्स भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि उसमें जो है वो बकाया जात जो है वो उसमें जो है वो फेंकिए, ताकि जो सफाई वाला या सुथरा पंजाब की जो एहलकार है वो वहाँ से जो है वो पिक कर लेंगे। तो आज की एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेट्स सी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ज़िला इंतज़ामिया क्या फिगर्स शेयर करती है आवाम से, और आवाम से क्या जो है वो किया जाता है। तो मुल्तान टी हाउस में जो है वो आज तकरीबन कुछ 4 से 5 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो CEO वेस्ट मैनेजमेंट और DC मुल्तान जो है वो करेंगे, और आवाम को जो है वो आगाही देंगे, आवाम को आगाह करेंगे। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे हफ्ते भर की स्टोरीज़ के ऊपर, अब थोड़ी सी फिर मेकअप के ऊपर बात करते हैं। अच्छा महर, हम सन ब्लॉक के ऊपर थे। गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, सन रेज़ डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं स्किन को। सन ब्लॉक और सनस्क्रीन में एक तो डिफरेंस बताएं, दूसरा ये कि कौन सी स्किन के लिए कौन सा सनस्क्रीन सन ब्लॉक इफेक्टिव होता है और यूज़ करना चाहिए। सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा एक डिफरेंस है। SPF के हवाले से ही है। SPF एक छोटा सा इंग्रेडिएंट फैक्टर उसमें है जो UV रेज को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो अल्ट्रावायलेट और UV रेज आ रही होती हैं सन से, वो आपको नहीं पता कि वो कितनी वेवलेंथ में आ रही हैं और वो किस तरह आपकी जाके स्किन को हिट करती हैं और स्किन बैरियर आपका बिल्कुल तबाह हो सकता है। तो अगर आप अपने स्किन को अपने ही कॉम्प्लेक्शन को मेंटेन रखना चाहते हैं तो फिर आप सनस्क्रीन या सन ब्लॉक पे रिलाई करते हैं। उसमें आप देखें, हम अगर किसी को सजेस्ट करते हैं कि आप सनस्क्रीन या सन ब्लॉक यूज़ करें तो लोग इसको बहुत इजी लेते हैं कि नहीं, सनस्क्रीन का क्या फ़ायदा, हम वैसे भी धूप पे निकल लेंगे। और लेकिन क्योंकि मुल्तान में स्पेशली या पंजाब में बहुत शिद्दत की गर्मी, टेम्परेचर जो है वो 50 तक भी जाता है, 40-50, तो वो बहुत शदीद वाला टेम्परेचर है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास सनस्क्रीन, अच्छे लेवल के सनस्क्रीन्स जो हैं उनमें अच्छे SPF रेंज हैं। अच्छा, SPF रेंज कितनी होनी चाहिए? SPF 20 से स्टार्ट है, साउथ पंजाब की वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये बहुत एक ऐसे समझ लें कि आपने मेरे दिल की बात की है। मैं कल परसों से सोच रही थी कि मैं लोगों को इस मामले में गाइड करूं कि सनस्क्रीन लेते हुए आपने बहुत ख्याल करना है कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग SPF चूज़ करें। अगर आपकी बेबी स्किन है, अगर आपकी बहुत सॉफ्ट स्किन है या बहुत थिन लेयर वाली स्किन है, तो आप उसके लिए 30 से 40 SPF ऊपर मेंशन होता है कि इतने SPF आपको लेने चाहिए। 30 से 40 SPF बेबी स्किन के लिए और टीनेजर्स के लिए इनफ होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नॉर्मल टू स्ट्रॉन्ग स्किन है तो फिर आप 40 से 60 SPF की तरफ जाएं। 100 SPF आप तब क्रॉस करें जब आप किसी सहरा में जा रहे हैं और सिर्फ आप सूरज के सामने ही खड़े हुए हैं, तब आप 100 SPF लें। उससे पहले आप 100 SPF पे डायरेक्ट मत आ जाए करें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अब मेरी स्किन है, अगर बेबी टू नॉर्मल स्किन है तो मैं क्या करूँगी कि मैं 100 SPF लगा लूँगी, तो मुझे ये लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा उसमें SPF है, वो ज़्यादा कंट्रोल करेगा, तो वो UV रेज को कंट्रोल करेगा, लेकिन वो मेरी इंटरनल लेयर को, अपर लेयर को डैमेज कर देगा। क्यों डैमेज करेगा? क्योंकि वो एक हीट प्रोटेक्टर या UV रेज प्रोटेक्टर के तौर पे मेरी स्किन के ऊपर एक लेयर लगी हुई है। वो अंदर वाली स्किन का वो कुछ नहीं लगता, वो अंदर वाली लेयर को या अपर लेयर को, वो स्किन को डेफिनेटली सन ब्लॉक भी ख़राब करता है। सन ब्लॉक जस्ट आप जब आपको नीड हो आपने तब लगाना है, ये नहीं कि आप हर वक्त सन ब्लॉक लगा के फिर अक्सर ये सुनने में आता है, ख़वातीन भी कह रही होती हैं कि घर के अंदर विंडो से भी धूप आ रही होती है, तो हम जब अंदर होते हैं घर में तो वो वहाँ पे भी यूज़ करती हैं सन ब्लॉक। जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं वो तो हैंड्स पे भी करती हैं, फीट्स पे भी करती हैं, नेक पे भी लगाती हैं, बॉडी पे भी लगाती हैं, इवन दैट कि हल्की सी भी आपको गर्म हवा भी लो भी ना जाए। तो वैसे ऐसा होता है, कुछ लोगों की स्किन इस तरह सॉफ्ट होती है कि वो आपकी गर्म लॉ से भी आपकी स्किन ख़राब होती है, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन SPF की तरफ अगर आप आते हैं ना कि आप 100 SPF यूज़ करें, तो दिस इज़ नॉट बेटर फॉर योर स्किन कि आप 40 SPF छोड़ के 100 SPF की तरफ उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ये गलत है। आपको 40 से स्टार्ट करना चाहिए। आपको पहले चेक करना चाहिए कि 40 SPF आपकी स्किन को डैमेज तो नहीं करता, क्योंकि बजाते खुद सन ब्लॉक भी आपकी स्किन को डैमेज करता है। कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात हकीकत है कि सन ब्लॉक, क्योंकि वो एक एज अ प्रोटेक्टर काम कर रहा है, तो वो एडिशनल एक चीज़ आपके फेस के ऊपर लगी हुई है। वो इंटरनल लेयर, ऊपर वाली लेयर से गर्मी से तो बचाता है, लेकिन वो अंदर वाली ऑक्सीजन को और आपके जो
स्किन आपकी सांस ले रही होती है, स्किन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो उसकी लेयर्स को भी डिस्टर्ब करता है। अच्छा, दूसरा मेहर एक ये भी होता है कि एक होता है जेल फॉर्म में, एक होता है टिंटेड फॉर्म में, तो कौन सा यूज़ करें? जी, अब जो लोग मेकअप कॉन्शियस हैं या फाउंडेशन ज़्यादा लगाते हैं, या जो लोग जॉब होल्डर्स हैं, ऑफिशियल लोग हैं, उन लोगों ने डेली बेस पे मेकअप करना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका अगर फाउंडेशन स्टे नहीं कर रहा, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप टिंटेड सनस्क्रीन या टिंटेड सनब्लॉक, जो कि फाउंडेशन की थोड़ी सी उसमें मिकदार ऐड होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट जो बीबी क्रीम या फाउंडेशन आपको नुकसान देते हैं, वो टिंटेड सनस्क्रीन आपको नुकसान नहीं देते। वो भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग कलर्स भी मिल जाते हैं कि आपके टोन के हिसाब से F1 चाहिए, नेचुरल चाहिए, बेज में चाहिए, ये जो भी आपको सूट करता है उस पर मेंशन होता है, तो आप टिंटेड ले लें। और अगर किसी को मेकअप नहीं करना और जस्ट उसको एक प्रोटेक्टर चाहिए, तो वो जेल फॉर्म में ले। जेल फॉर्म में। जी, कॉलर हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। ठीक है, मुल्तान से बात कर रही हूँ। ओके, सब के बारे में कुछ बताएं। हेलो, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जेल और टिंटेड फॉर्म के ऊपर हम बात कर रहे थे कि अभी फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महर, आपने हमें कीमती वक्त दिया, और जुहेब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी कीमती वक्त दिया, और मुस्कुराते रहा करें आप। नाजरीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, अगले घंटे में आएंगे और नए मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे मेकअप के ऊपर, हफ्ते भर की स्टोरीज़ के ऊपर। अभी हम बात करेंगे दूसरी शादी के ऊपर। दूसरी शादी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कल्चर भी है और लोग करते भी हैं, लेकिन इस पे एतराज़ इस बात का आता है कि पहली बीवी से इजाज़त नहीं ली जाती जब दूसरी शादी की जाती है, और कानून में इजाज़त लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अक्सर हमें देखने को मिलता है बहुत से मर्द हजरात ने खुफिया शादियाँ की हुई होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, और उसके बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो दूसरी शादी खुफिया तौर पर की जाती है, क्या उस बीवी को कानूनी तौर पर विरासत या बाकी हिस्से मिलते भी हैं या नहीं मिलते अगर उसको खुफिया रखा जाता है, बताया नहीं जाता, डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता सोसाइटी के सामने। तो ख़वातीन इस पे क्या करें, क्योंकि जो ख़वातीन खुफिया शादी करती हैं उसके क्या नताइज निकलते हैं, और जो पहली बीवी से इजाज़त नहीं ली जाती तो उसके क्या नताइज निकलते हैं, क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक अदनान अहमद, एडवोकेट हैं, एक्स सेक्रेटरी मुल्तान बार भी रहे हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आज हमने टॉपिक का इंतखाब किया दूसरी शादी, और अक्सर देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में दूसरी शादी का रिवाज बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं बेटियाँ होती हैं तो भी मर्द हज़रात दूसरी शादी की तरफ जाते हैं बेटे के लिए, या और भी कोई वजूहात हो सकती हैं। तो लेकिन पहली बीवी से इजाज़त लेना कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मैंडेटरी नहीं समझा जाता, क्योंकि शायद कानूनी तौर पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती या प्रैक्टिस नहीं होता कानून, तो मर्दों को कोई ज़्यादा वो इस चीज़ पे परेशान नहीं होते कि पहली बीवी से हमें इजाज़त लेने की ज़रूरत है या लेनी भी चाहिए। इवन डिस्क्लोज़ भी नहीं किया जाता, खुफिया शादियाँ भी की जाती हैं। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको और मुल्तान को और पूरे उम्मत मुस्लिमा को एडवांस ईद उल अज़हा मुबारकबाद देता हूँ। और ये बड़ा अहम टॉपिक है जिस पर आपने आज गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो दूसरी शादी है। देखिए, शादी जो है वो एक अहम फरीज़ा है, और इस्लाम ने हुक्म दिया है कि आप शादी करें। अब शादी के बाद दूसरी शादी आ जाती है। हमारा जो कानून है उसमें ममानियत है कि दूसरी शादी जब भी की जाएगी उसके लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना लाजमी करार दिया गया, और इसलिए लाजमी करार दिया गया है ताकि कंसेंट, यानी कि उसकी एक तो मर्ज़ी शामिल हो जाए, और दूसरा ये है कि वो उसके नॉलेज में भी हो, और अगर वो इजाज़त दे
देन शादी हो। लेकिन मज़हब इस चीज़ से रोकता नहीं है। मज़हब और कानून दोनों में फ़र्क देखें। हमारे जो मुस्लिम कवानीन है 1961 का ऑर्डिनेंस और 1964 का मुस्लिम लॉ, फैमिली लॉ, उसमें ये प्रोविजन इसलिए दी गई है कि हमारे माशरे में पहले तो ये 1964 का जो कानून है, इसके तहत ये निकाहनामा, ये फॉर्म जो बनाया हुआ है जिसके तहत हम शादी करते हैं और उस पर साइन करते हैं, उससे पहले तो ये भी नहीं था। और लोग जैसे औरली, जैसे हम कहते हैं कि निकाह कर लेना, यानी कि कारी साहब आए पढ़ा दिया, दर्ज नहीं होता था। उस वक़्त तो ये बहुत ज़्यादा शादियों की तादाद होती थी कि एक से ज़्यादा जो शादियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती थी। जब ये शादियों की, खुफिया शादियों की मसाइल हल नहीं हुए तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको 1964 के तहत रजिस्टर्ड निकाहनामा बनाया, ताकि एक निकाह जब रजिस्टर्ड होगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये शख्स शादीशुदा है या नहीं है। अब उसी के तहत ये दूसरी शादी का जो कानून है, इसमें लाजिम करार दिया है कि आपने पहली बीवी से इसकी इजाज़त लेनी है। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी हमने ज़बानी इजाज़त ले ली है। ज़बानी की कोई ऐसी उसकी कानूनी अहमियत नहीं है। जब भी इजाज़त ली जानी ज़रूरी है, उसके लिए तहरीरी इजाज़त दरकार होती है। अब यहाँ क्योंकि हमारा मुआशरा डोमिनेंट है, उसमें मर्दों का मुआशरा है, लेकिन अब इसमें देखें ख़वातीन भी ज़ाहिर है एक कसीर तादाद है जिनकी अभी तक शादियाँ नहीं हुई और वो अभी तक इंतज़ार में है। तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं उनके रिश्ते हो जाते हैं, कोई ऑनलाइन रिश्ते हो जाते हैं या दोस्तियाँ हो जाती हैं, दोस्तियों के बाद शादियाँ हो जाती हैं, फिर वो उसकी तरफ से भी एतराज़ नहीं आता कि मुझे दूसरी शादी पर एतराज़ नहीं है। तब खातून कहती है कि एतराज़ नहीं है, तब शादी होती है। देखें, इसमें मेजर जो कंसेंट है वो भी एक फ़ीमेल की है, वो भी एक औरत की है। हालांकि उसको पता है कि ये पहले से शादीशुदा है, फिर भी वो दूसरी शादी कर रही है। या तो वो कहे कि आप अपनी पहली बीवी से पूछें क्यों रुझान बढ़ रहा है, मैं इसकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि कानूनन ज़रूरी है कि इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये दूसरी वाइफ जो है उसको चाहिए ना कि वो उससे डिमांड करे शौहर से कि आप पहले मुझे इजाज़तनामा दिखाएं, आपके पास इजाज़त है, या उससे मिलवा के। अब ऐसा मुमकिन ही नहीं है यहाँ। मुमकिन, जब ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती, फिर यहाँ के हमारे जो माशरे में मर्द हजरात हैं, फिर वो खुफिया शादियाँ करते हैं, इसलिए वो बताते नहीं हैं और अपने हिडन तौर पे रखते हैं। तो सर, जो खुफिया शादियाँ होती हैं, कोई भी खातून अगर उनके साथ तैयार हो जाती है खुफिया शादी के लिए और वो डिस्क्लोज़ भी नहीं करते सोसाइटी के सामने, तो क्या उस मर्द के बाद में खुदा ना खास्ता अगर उनको कुछ हो जाता है या कुछ इस तरह, तो वो राइट्स जो एक बीवी उन्होंने डिस्क्लोज़ की हुई है दुनिया के सामने, जो उन्होंने पहली शादी की हुई है, जो दूसरी बीवी है, क्या उसको वो तमाम राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो उसने सेकंड मैरिज की है वो रन अवे मैरिज है या वो खुफिया जो शादी है वो सिर्फ और सिर्फ ज़बानी कारी साहब ने पढ़ा दिया निकाह, या वो भी रजिस्टर्ड है। तो अगर उसके पास एविडेंस नहीं है खातून के पास कि मैं इसकी मनकूहा हूँ, मतवफ़ी की, या जो मतलब शौहर था वो फौत हो गया या उसका कोई हिस्सा आगे से विरासत क्लेम करनी है, तो अगर उसके पास कोई एविडेंस नहीं है तो फिर तो वो क्लेम नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो उसके पास निकाहनामा होना ज़रूरी है कि अगर वो दूसरी शादी भी कर रही है ऐसे शख्स से, यानी कि उसकी दूसरी शादी हो रही है, तो उसे चाहिए कि वो उसको रजिस्टर्ड करवाए और साथ ही यूनियन काउंसिल में दर्ज कराए। अब यूनियन काउंसिल में दर्ज तब तक नहीं होगी जब तक पहली जो है वो ख़त्म ना हो जाए या उसकी डाइवोर्स ना हो जाए। ठीक है, उसकी डाइवोर्स के पेपर या उसकी सेपरेशन के पेपर वो यूनियन काउंसिल में होंगे तो सेकंड रजिस्टर्ड होगी। ये एक इशू आ जाता है। सही। तो इसलिए मोहतात रहना चाहिए और अपने केयर करनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा अमल कर रहा है या कोई खातून लेडी दूसरी शादी किसी शख्स से उसकी दूसरी शादी हो रही है, तो उसे चाहिए कि वो उन तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात की तैयारी लाजमी करवाए ताकि उसके राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें, ताकि उसको विरासत में उसको इंटाइटलमेंट जो है वो उसकी विरासती जो हकदार है उसको हक मिल सके, ताकि उसकी नस्ल को भी आगे। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताएं कि जब पहली शादी हुई होती है तो दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना मैंडेटरी होता है,
लेकिन बेशुमार शादियाँ ऐसी हैं कि इजाज़त के बगैर हो जाती हैं, तो उनके जो मर्द है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, कोई सज़ा, जब एक कानून ही ये है कि इजाज़त ज़रूरी है, लेकिन इजाज़त के बावजूद वो इजाज़त नहीं लेते लेकिन दूसरी शादी हो जाती है, तो उस मर्द के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? बिल्कुल कानून मौजूद है। अगर कोई मर्द दूसरी शादी कर लेता है और पहली बीवी के इल्म में आ जाती है ये बात, पहले तो देखें हमारी ख़वातीन ऐसी हैं कि वो इस कोर्ट की तरफ जाती नहीं है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं, वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों करूं। लेकिन लॉ मौजूद है, पाकिस्तान का मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 6 के तहत अगर कोई खातून ऐसी जिसके इल्म में आ जाए और निकाहनामा सामने आ जाए कि इसने दूसरी शादी करती है, वो एक इस्तगासा फाइल कर सकती है और इस इस्तगासा के अंदर एविडेंस के साथ अगर वो प्रूव कर देती है तो सेक्शन 6 के तहत 1 ईयर की पनिशमेंट है उसके अंदर, 1 साल तक सकती है और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब लेडी यानी कि जो फर्स्ट वाइफ है वो कोर्ट की तरफ आती है और कोर्ट में अपना इस्तगासा, अपनी एप्लीकेशन दायर करती है और ये इल्जामात लगाती है कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी बिला इजाजत कर ली है, तो देन जो है वो प्रोसीड होकर पनिशमेंट हो सकती है, कानून मौजूद है। लेकिन मैंने तो अभी तक देखा नहीं है कि किसी खातून ने इस्तगासा किया हो ठीक और कोई पनिशमेंट हुई हो। ओके नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इससे पहले हम दूसरी शादी के ऊपर बात कर रहे थे और मलिक अदनान अहमद एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे कि जो पहली बीवी है उससे इजाज़त लेना ज़रूरी है दूसरी शादी के लिए, तो अगर पहली बीवी इजाज़तनामा नहीं देती तो दूसरा निकाह रजिस्टर्ड कैसे होता है फिर? देखें अगर पहली बीवी अगर उसको यहीं रोक लिया जाए तो मेरे ख्याल में ख़वातीन को अदालत जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सही कह रहे हैं। असल में देखें ये भी कानून मौजूद है कि अगर पहली बीवी से इजाज़त नहीं दे रही सपोज, या उससे इजाज़त मांगी है तो उसने इनकार कर दिया, तो अब रेमेडी क्या है? तो जो शौहर है मतलब जिसने शादी करनी है तो उसके पास रेमेडी ये है कि वो अपनी मुतलका यूनियन काउंसिल में एक एप्लीकेशन देगा सेकंड मैरिज की इजाज़त की, और जो सालसी काउंसिल बनाई जाएगी वहाँ पे, उसके 2-3 तरीके हैं, फेजेस हैं, यानी दरख्वास्त देने के बाद सालसी काउंसिल बनाई जाएगी, उस काउंसिल में शौहर की तरफ से एक नुमाइंदा और एक बीवी की तरफ से नुमाइंदा चुन लिया जाएगा, वो नुमाइंदे और सालिस तीनों का इजलास होगा। उस इजलास में ये देखा जाएगा कि दूसरी शादी करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, मतलब यह है कि क्या कोई बीमारी है, क्या कोई लावल्दी है, कोई मतलब कि औलाद नहीं हो रही, इस वजह से वो शादी के लिए आया है, तो ये ग्राउंड्स हैं, मतलब ये ग्राउंड्स वहाँ पर डिस्कस होती हैं और अगर ये वैलिड होती हैं तो देन उसको इजाज़त मिल सकती है, ठीक है। और उसमें ये भी बैलेंस रखा जाता है कि जो शौहर है वो पहली बीवी के बराबर दूसरी को हकूक दे सकता है, क्या वो इसकी अहलियत रखता है, क्या फाइनेंशियली और वो इतना स्ट्रांग है कि वो दूसरी शादी अगर कर ले तो दोनों बीवियों के हकूक पूरे कर सके और उनके अखराजात उठा सके। तो इज़ इट पॉसिबल कि आप क्या समझते हैं हकूक पूरे हो जाते हैं? हकूक देखें, ये तो मैं कहता हूँ कि घर में बच्चों में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि आप एक बच्चे से ज़्यादा करते हैं प्यार और एक से कम करते हैं, तो हकूक जो बराबर है ना मसावी, ये मसावात बहुत मुश्किल है, ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो कुरान भी कहता है कि अगर इंसाफ कर सको मगर तुम ऐसा नहीं करोगे, मगर तुम ऐसा करने के काबिल भी नहीं, हम कर ही नहीं सकते, हम इतने लाचार हैं, इतने मजबूर हैं कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो इंसाफ करती है। हम म्याना रवि और ये इंसाफ और इस तरह की इंसान के अंदर कोशिश भी कर लेना तो वो वैसा नहीं कर सकता, और वैसे भी खैर अगर वो करे भी सही तो एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि उनको लगता है कि शायद आज तक हमें महरूम ही रखा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन हो सकेगा। अच्छा सर, पहले तो जाहिर सी बात है दूसरी शादी पहले भी होती थी, लेकिन आप क्या समझते हैं सोशल मीडिया के बाद वाली जो जनरेशन्स हैं तो अब ज़्यादा हुई है या पहले ज़्यादा होती थी शादियाँ, रुझान ज़्यादा दूसरी शादी का? अब ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा हो गया।
और इसकी वजह ये देखें ना कि 1 करोड़ से ज़ायद अभी सर्वे रिपोर्ट भी थी कि कराची में ख़वातीन हैं जो मुंतज़र हैं शादी की। अब देखें हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा रुझान है कि ख़वातीन की उम्रें भी ज़्यादा हो रही हैं, शादियाँ उनकी वो कर नहीं रही या उनको उस तनासब से रिश्ता नहीं मिल रहा, तो ज़ाहिर है उन्हें भी अपने तरीके से उनको ज़रूरी होता है माशरे में एक अच्छा लड़का हो और अच्छा घर बार हो। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ ऐप्स आ गई हैं ऑनलाइन रिश्तों की, ठीक है, या कुछ लोगों ने नंबर दिए हुए हैं और वो अपने तौर पे ही उसको मालूमात लेकर लोग ऑनलाइन शादियां कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए रिश्ते कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया एक नई दुनिया है, AI की दुनिया है, उससे थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब यह है कि आपको ये ज़रूर, अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता भी है सोशल मीडिया के ज़रिए ऑनलाइन, तो उसको आप फैमिली में ले जाएं, फैमिली में ले जाएं। 2 ख़ानदानों की बात हो, 2 अफराद की बात ना हो, तो 2 ख़ानदानों को मिलकर रिश्ता करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि बेटी वाले ज़ाहिर है फिर अपना दामाद के लिए वो उसका पूरा रख रखाव, उसका फैमिली बैकग्राउंड और उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, वो सारी चीज़ों की तहकीकात करके फिर रिश्ता करते हैं। तो 1 to 1 रिश्ते जो है ना वो नाकामी की तरफ चले जाते हैं, और जो फैमिली और ख़ानदानों की तरफ से प्रपोजल्स को अरेंज मैरिज जिसे हम कहते हैं वो कर दिया जाए, तो वो बहुत अच्छी और एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी जो है वो दोनों की शुरू हो जाती है। लेकिन सर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर दोनों फैमिलीज़, ठीक है ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि दोनों फैमिलीज़ जब मिलती हैं तो एक नहीं 4 और लोग भी मिल जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन सर ऐसी शादियां भी तो नाकाम होती हैं जिसमें फैमिली ने इन्वेस्टिगेट किया होता है लेकिन उसके बावजूद नाकाम हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी शादियां भी कामयाब होती देखी हैं कि जो फैमिलीज़ इन्वेस्टिगेट नहीं करती, लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी से करते हैं लेकिन सक्सेसफुली वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन सर मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये पूछना चाह रही हूँ कि ख़वातीन शादी करते वक्त आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किन बातों की तस्दीक, अगर उनकी सोशल मीडिया के ऊपर दोस्ती होती है या वैसे दोस्ती होती है और वो अपने पार्टनर का इंतखाब कर रही होती है, तो किन बातों की तस्दीक कर लेनी चाहिए उनको कि उनको आइडिया हो जाए, और कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया कि उनको दोबारा वहाँ से राइट्स भी मिल सकें जो एक शौहर की तरफ से मिलते हैं। जी, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा और शादी के हवाले से, इसमें जो सेकंड बात इम्पोर्टेंट जो आप चाह रही हैं कि अगर कोई मतलब दोस्ती होती है किसी खतून की और वो उससे शादी भी करना चाहती है, तो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो उसका प्रपोज्ड हस्बैंड जो है उसका ID कार्ड ले, वो ID कार्ड हासिल करे। ID कार्ड हासिल करने के बाद उसको नादरा में भेजे, अपने किसी ताल्लुक के ज़रिए उससे वेरिफिकेशन ले कि क्या ये पहले से शादीशुदा तो नहीं है। अगर वो यानी कि आपको कह रहा है कि नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ और वो आपको चक्कर देना चाह रहा है, शादी करना चाह रहा है, प्रपोज कर रहा है ना, तो पहले उस लेडी को चाहिए कि वो ID कार्ड हासिल करे। ID कार्ड हासिल करने के बाद वो नादरा से वेरीफाई करे कि क्या ये शादीशुदा है, क्या ये बच्चों वाला है या नहीं है। उससे उसका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। तो मैरिटल स्टेटस जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ही हमें नहीं पता होगा तो हम फिर कैसे। और दूसरी अहम बात, जब वो ये तसल्ली कर ले कि ये पहले से शादीशुदा नहीं है, तो दूसरी अहम बात वो फिर निकाहनामा रजिस्टर्ड करवाए। अगर वो निकाह कर रही है उस प्रपोज्ड हस्बैंड से, वो शादी करना चाह रही है, तो उसे चाहिए कि वो ज़बानी निकाह को तरजीह ना दे, वो तहरीरी निकाह को तरजीह दे। अपना जैसे एक निकाहनामा अंडर सेक्शन 12 है 1964, उसके तहत वो रजिस्टर्ड निकाह करे और फिर उसे नादरा में भी रजिस्टर्ड करवा दे। 2 तरीके होते हैं, एक होता है निकाह जो हमारे कारी साहब पढ़ाते हैं, उस निकाह फॉर्म को बाद में नादरा के पास ले जाए और अपना मैरिटल स्टेटस चेंज कर दे, मतलब मैरिड आ जाए। पहले सिंगल आ रहा होता है तो फिर वो मैरिड आ जाए। जब हम निकाहनामा लेकर जाते हैं तो फिर आप मैरिड हो जाते हैं, तो वो दोनों को मैरिज टाई बोलते हैं। जब मैरिज टाई रजिस्टर्ड हो जाएगी नादरा के पास, देन वो उसके राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे।
सही। तो उसे विरासती हकूक वैसे मिलेंगे जैसे एक ज़ौजा को एक बीवी को मिलते हैं। ये दो अहम बातें। ये दो अहम बातें। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताएं कि जो दूसरी शादी है उसको क्या अभी समझते हैं कि माशरे में एक्सेप्टेंस हासिल है, नहीं है, या तनकीद का सामना करना पड़ता है? किस तरह से देखा जाता है दूसरी शादी को? वैसे तो मैंने तो इसको ओवरऑल माशरे में तनकीद की देखा है कि तनकीद ही की जाती है, इसीलिए वो खुफिया शादियां करते हैं, इसीलिए अलग से रखते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा, एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर कोई बेवा से भी कर रहा है, देखो वो तो करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर किसी कोई शख्स है, मतलब को वो कानूनी है, उसकी फाइनेंशियल हैसियत रखता है, तो अगर कोई ऐसी खातून मौजूद है जो तलाक याफ्ता है या बेवा है, तो वो अगर उसको माशरे में मकाम दे रहा है तो उसे करनी चाहिए। लेकिन हमारा माशरा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और इसी वजह से बेराह रवी का जो है वो रुझान है। लेकिन सर दूसरी जानिब से बैकलैश ये भी आता है कि मर्द हजरात दूसरी शादी पे तो बड़ा फोकस करते हैं, लेकिन कभी उनका फोकस इस बात पे नहीं होता कि उम्र से बड़ी औरत से भी शादी इस्लाम में जायज़ है तो वो भी कर लेनी चाहिए, सहारा अगर देना ही है तो लेकिन इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता। इसके ऊपर हम जवाब लेंगे। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम दूसरी शादी के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे कि अक्सर फोकस किया जाता है कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, या हम सहारा दे रहे हैं, या कुछ इस तरह की लेम एक्सक्यूज़ सामने रखे जाते हैं अपनी पहली बीवी के सामने। लेकिन कभी ये देखने में नहीं आया कि अपने से 25 साल 30 साल बड़ी मर्द से कोई सहारा देने के लिए मर्द लेके आया हो। औरत को बड़ी उम्र। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि अगर मतलब शादी करनी है तो अगर कोई उम्र रसीदा है या उम्र में बड़ी है खातून, तो उसको भी उससे ये नहीं होना चाहिए इख्तलाफ या अपनी पसंद नापसंद कि मैंने इससे शादी नहीं करनी, छोटी उम्र की ही खातून से करनी है। तो शादी है वो बड़ी उम्र से भी हो सकती है। और हमारे तो नबी ने भी जो शादी की थी वो तो खैर पहली शादी तो वो हज़रत खदीजा से की थी, तो उनकी उम्र 40 बरस थी और हजूर पाक की 25 साल उम्र थी। तो उनसे भी हमें सबक सीखना चाहिए कि अगर हम सेकंड मैरिज कर रहे हैं या पहली भी कर रहे हैं तो उम्र में ज़्यादा भी है खातून तो उससे हो जानी चाहिए, कोई इसमें एतराज़ नहीं है। लेकिन ये माशरे में थोड़ा सा बिगाड़ है, उसकी वजह से लोग प्रायोरिटीज़ उनकी चेंज हो गई हैं, और ये सोशल मीडिया ने तमाम चीज़ों को चेंज करके रख दिया। अब लोगों की और तरह की जो है ना वो तरजीहात हैं, और वो इस चीज़ को वाकई नहीं करते, मतलब पसंद नहीं करते बड़ी उम्र की लड़की से शादी, क्योंकि प्रपोजल्स इतने ज़्यादा हैं, प्रपोजल्स हैं, उसकी वजह से भी ये शायद रुझान नहीं है, ये ख़त्म हो गया है कि वो अगर मतलब सेकंड मैरिज कर रहे हैं या फर्स्ट भी कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम एक बड़ी लड़की से क्यों करें जब हमारे पास और चॉइसेस भी हैं और शादी के प्रपोजल्स मौजूद हैं। इस वजह से वो नहीं करते, तो लेकिन करनी चाहिए। तो सहारा देना मकसद नहीं होता। हाँ, तो फिर मकसद तो ये नहीं हुआ। लेकिन कर लेनी चाहिए, वो मतलब ये कि उम्र से बड़ी भी है तो करनी चाहिए। सही। अच्छा सर, तलाक याफ्ता और जो बेवा ख़वातीन होती हैं उनको दूसरी शादी में सबसे ज़्यादा रुकावटें किस चीज़ की होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, जाहिर है वो जब एक बार शादी हो जाती है तो उसमें सबसे पहले तो यही रुकावट आती है कि ये पहले से शादीशुदा है। मर्द को इस एतराज़ का सामना नहीं करना पड़ता। तो मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि मर्दों का माशरा है, डोमिनेशन है, तो मर्द के लिए चॉइसेस हैं, ख़ातून को बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर कोई तलाक याफ्ता है या कोई बेवा है उसके लिए दूसरी शादी बहुत मुश्किल हो जाती है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो कल्चर है वो यही कहते हैं कि इसी में कोई नुक्स होगा, इसी में कोई एतराज़ होगा जो इसको तलाक दी गई या इसने तलाक ली। मतलब यह है कि ये कंप्रोमाइज़ वाइफ नहीं है। मतलब हमारे ये है कि जैसे पुराने दौर में होता था कि खातून कोई भी स्टेज आ जाए वो सिवाय कंप्रोमाइज़ के और कुछ नहीं करेगी, और यही उसकी कामयाबी है। शादी की कामयाबी ही कंप्रोमाइज़ में है कि जहाँ पर कॉलर एक लाइन पे हैं, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ बलिक अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने जो टॉपिक छेड़ा है ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के हवाले से
एक मुसलमान मर्द और औरत के हकूक और शादी का तयन किया है। चूंकि इस्लाम में जो 4 शादियों की इजाजत है, हम उसको स्टडी नहीं करते और कानून की रूह से जब चलते हैं तो उसमें भी अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो ये है कि आप जिनसी बेरारवी से बचते हैं। और दूसरी बात यह है कि चूंकि पॉपुलेशन में आप देखें कि 51 से 52% लेडीज यानी फीमेल की हमारे अपने मुल्क में जो है आबादी है, तो क्या वो जो लड़कियां या औरतें जो हैं उनको अगर आप सीधे रास्ते पे लाना चाहते हैं तो इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है। लेकिन हमारे खास तौर पे पंजाब में केपी में आप देखें 2-3 अभी आपका कुछ अर्सा पहले सर्वे आया था कि जिसमें ये कहा गया कि केपी में ज्यादा जो मर्द हैं वो 2 या 3 शादियां रखते हैं कंपैरेटिवली पंजाब से। उसकी बुनियादी वजह है कि हमारे ऊपर हम इंडियन कल्चर का या हिंदुइज्म का बहुत ज्यादा वो है कि नहीं जी सेकंड मैरिज पे बहुत से फसादात होते हैं। तो अगर आप बुराई से बचते और अल्लाह ने इजाजत दी है, इस्लाम में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, हाँ इंसाफ कर सको, तो मैं समझता हूँ कि शादियां करने में कोई कबात नहीं है, बिल्कुल 2 या 3 करनी चाहिए। लेकिन ये जो हमारा लॉ है, वकील साहब बैठे हैं, इसमें भी इजाजत जी औरत से लेने की है। भाई अगर इस्लाम कह रहा है तो उसमें भी कुछ चेंजेस करनी चाहिए और जो हकूक इस्लाम ने दिए अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो आज जो माशरे में बेहयाई है, जो बुराई है, जो मर्द और औरत दोनों बेहयाई कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि वो कर नहीं पाते। कुछ कानून के तकाजे हैं, कुछ सोसाइटी के तकाजे हैं जिससे वो सेकंड मैरिज नहीं करते और उसका ये होता है कि वो गलत रास्तों में चल निकलते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे जो लॉयर साहब हैं वो क्या कहना पसंद करेंगे? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मैं साथ में एक ये भी क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ कि जैसे कि कॉलर का सवाल था कि ख़वातीन को सीधे रास्ते पे लाने की, हमारा इतना पैट्रियार्कल कल्चर है कि ये बात क्यों की जाती है कि ख़वातीन को सीधे रास्ते पे लाने का, मर्दों को भी तो सीधे रास्ते पे लाने की ज़रूरत है, लेकिन एक कल्चर, एक माइंडसेट ऐसा क्यों बन गया है कि हमने सोचा है कि ख़वातीन को ही सीधे रास्ते पे लाना है? ये देखिए मैं इसकी थोड़ी वजाहत कर दूं और कॉलर्स जो बात उन्होंने की है, ये ख़वातीन की बात इसलिए की जाती है क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट ही खातून है, उसी ने इजाज़त देनी है और वही सबसे बड़ी रुकावट है। तो प्रॉब्लम तो यही आ रहा है ना कि 4 शादियों की इजाज़त इस्लाम ने दे दी है, बीवी नहीं दे रही। अच्छा, अगर वो भी थोड़ा सा विजन थोड़ा सा ब्रॉड करे और ये सोचे कि मतलब ये है कि मेरा शौहर जो है वो अफेयर्स में ना जाए, फ्रेंडशिप में ना जाए और मैं खुद इजाज़त दे देती हूँ कि ये शादी कर ले और उसको भी साथ रखने की, ये तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि वो पहले तो बाद इजाज़त दे दे या साथ भी रह ले। तो ये इसी वजह से कहा जाता है कि खातून जो है वो इसके लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करती और मुश्किलात भी तभी खातून के लिए ज़्यादा बढ़ती हैं और वही तो सारा मैं इसमें एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ कि हम दूसरी शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं, कहते भी हैं कि चलें ठीक है होनी चाहिए या खातून को इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन इकनॉमिकली पाकिस्तान इस वक्त मेजॉरिटी जो लोग हैं वो कोई इतनी अच्छी इकनॉमिक कंडीशन से नहीं गुजर रहे और ज़्यादातर दूसरी शादी की तरफ भी वही लोग जा रहे हैं जिनकी ज़्यादा कोई फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता। जब आपकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते दूसरी खातून, आप 1 या 2 से बच्चे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप दूसरी शादी के लिए जाके तो अपने मुल्क पे ही बोझ बढ़ा रहे हैं। अगर 4 बीवियाँ भी लेके आएँ, एक बच्चा पैदा करें, फिर भी 4 बच्चे तो हो सकते हैं। और फिर ये शादियाँ भी रिमोट एरियाज़ में होती हैं जिनके 12-12 बच्चे होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ जा रहा है, हमने इस चीज़ को भी तो मद्देनज़र रखना है ना कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन बात ये हो रही है ना कि ये कौन अंदाज़ा लगाएगा कि इस शादी के, जैसे आपने पहले फरमाया कि अरेंज मैरिज भी तो नाकाम हो जाती हैं और लव मैरिज भी कामयाब हो जाती हैं, तो इसी तरह से सेकंड मैरिज और उसका फाइनेंशियल स्टेटस, बाद औक़ात ये होता है कि शादी करने से भी वो हम कहते हैं कि रिस्क जो है वो औरत के नसीब का होता है और जो औलाद होती है वो मर्द के नसीब की होती है, तो शादी करने से भी रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर किसी की फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, हो सकता है कि उसकी शादी के बाद उसका फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंसान को देखना चाहिए, इंसान
किस तरह का है, क्या वो पॉजिटिव वे में है, क्या उसकी सोच पॉजिटिव है कि अगर वो सेकंड कर रहा है तो उसकी वो अपनी ख्वाहिश की नज़दीक कर रहा है या ज़रूरत के तहत कर रहा है। मतलब यह है कि पॉजिटिविटी को प्रमोट करना चाहिए। उस वाइफ को ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसका शोहर उसके साथ कैसा है, माशरे में कैसा है, बहन भाइयों में कैसा, और अगर ये सेकंड कर रहा है तो ये भी इसकी क्या वजूहात हैं, क्या वो किसी को प्रोटेक्शन देने के लिए ही कर रहा है या कोई और आंसर है। तो अगर प्रोटेक्शन दे रहा है और वो मतलब यह है कि अगर एक खातून को शेल्टर देने के लिए कर रहा है तो मेरे ख्याल में उस खातून को भी थोड़ा लिबरटिज्म में जाना चाहिए, थोड़ा रोशन ख्याल होना चाहिए और उसको परमिशन देनी चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि वो माशरे में बिगाड़ ख़त्म हो। एक और खातून को प्रोटेक्शन तो मिलती है ना, उसके राइट्स तो प्रोटेक्ट होते हैं, उसको वो जो वाइफ बना रहा है वो उसको ज़ौजा बीवी, तो वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, वो उसको शेल्टर दे रहा है, वो उसको घर दे रहा है, तो इससे एक खातून का घर बस रहा है ना। तो एग्जैक्टली सर, तो घूम फिर के हम वहीं आ गए कि प्रोटेक्शन हमेशा छोटी उम्र की औरत को ही दी जाती है, बड़ी उम्र की औरत को कोई प्रोटेक्शन नहीं वो कहते हैं देनी है तो फिर चलें छोटी उम्र कोई दे। अच्छा सर, ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि अगर बच्चों की मौजूदगी होती है कि पहली खातून के किसी पहले घर में से बच्चे होते हैं तो उनको कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं शादी करने में? जाहिर है पहली खातून से जो बच्चे होते हैं, अब जब दूसरी शादी होती है तो उसमें जो सेकंड वाइफ होती है उसकी प्रायोरिटी होती है कि अब ये मेरे साथ रहे। अब वो हर हाल में चाहेगी कि अब देखो आपने 10 साल उसके साथ रह लिए, अब मेरे साथ आप रहे। तो अब वो जब सेकंड वाइफ के पास रहता है तो वायलेशन हो जाती है और बच्चों को जो पहली वाइफ से हैं वो थोड़े महरूमी की तरफ चले जाते हैं। तो ये नुकसान होता है सेकंड का। और जो माँ होती है वो बच्चों को कहती है देखो जी तुम्हारा बाप छोड़ के चला गया, तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी, वो उनके दिल में थोड़ा सा नफरत की तरफ ले जाती है उनको, वो थोड़ा सा उसको फासले को बढ़ा देती है। तो उसकी वजह से ये मुश्किलात भी पैदा होती है और वो बाकी पहले बच्चे जो हैं वो महरूम तो होते हैं कि उनसे दूरी हो जाती है। जब आप सेकंड वाइफ के पास रहेंगे तो फर्स्ट वाइफ और उसके बच्चों के पास तो आप नहीं जा सकेंगे। तो ये उन बच्चों की फिर तरबियत में भी फ़र्क आ जाता है, तालीम में भी फ़र्क आ जाता है और उनकी जितनी भी उनके साथ रहने से उनकी कोचिंग हो रही होती है वो फ़र्क आ जाता है। फिर ये मुश्किलात आगे जाके बढ़ती है, फिर बाद में वो बच्चे एक्सेप्ट भी नहीं करते। अच्छा सर, ये भी जाहिर सी बात है, आप कोर्ट में रहते हैं, आपने देखा भी होगा, आपका इतना तजुर्बा भी है, तो दूसरी शादी का ज़्यादा रुझान किस उसमें क्लास में पाया जा रहा है? जो रिमोट एरियाज़ के लोग हैं, जो शहरी आबादी है, एजुकेटेड क्लास है, उसमें ज़्यादा पाया जा रहा है या उनमें ये ज़्यादा पाया जा रहा है? मैंने तो शहरों में देखा है। अच्छा, शहरों ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है रिमोट एरियाज़ और देहाती इलाकों से लोग ज़्यादातर अब शहरों की तरफ हिजरत कर रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि लोगों को सहूलियात चाहिए। वैसे तो देहातों तक भी चली गई हैं। तो ये रुझान जो है ना, मतलब बिग सिटीज़ में है। जैसे आप खुफिया वाला आ रहा है ना, तो वो खुफिया वाला किसी रिमोट एरियाज़ में खुफिया तो रह नहीं सकती ना, तो वो शहरों में होती है, कॉलोनियों में होती है कि जहाँ पर एक एक घर अलहदा से सेपरेट लेकर दिया हुआ है और उनकी वाइफ जो है सेकंड वो वहाँ रह रही है। तो ये खुफिया शादियाँ जो हैं और सेकंड मैरिजेस ये जितनी भी हैं ये शहरी इलाकों में, बड़े बिग सिटीज़ में ज़्यादा है। अच्छा, बिग सिटीज़ में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सिटी, छोटी सिटी। ओके। अच्छा सर, ये भी बता दें जो नौजवान नस्ल आजकल शादी कर रही है ऑनलाइन, उनको किन चीज़ों को पहले तस्दीक करनी चाहिए? जी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ऑनलाइन शादी या कोई सोशल मीडिया के ज़रिए रिश्ता आता है तो हमें उन्हें चाहिए ख़वातीन को कि आईडी कार्ड के ज़रिए उसकी पहले मैरिटल स्टेटस को जानें। अगर वो सिंगल है तो शादी को ज़ाहिर है उसको आगे फिर बढ़ाएं। और दूसरा ये है कि उसको निकाहनामा जो है पहले निकाहनामा फिल करें, यानी कि 4 का जो पर्त होते हैं उसको 1964 के तहत, उसके तहत वो अपना हक महर तजवीज़ करे। कॉलम जो हक महर के हैं 14, 15, 16 उसको अपनी निगरानी में फिल करवाए, उसको एब्सेंस में ना कराए। और एक सिंगल निकाहनामा को फिल नहीं करवाना, चारों निकाहनामा के पर्त जो हैं उनको चारों को अपनी मौजूदगी में फिल करवाए। फिल करवाने के बाद उसको बाकायदा नादरा के पास रजिस्टर्ड करवाए। तो ये 3 अहम बातें जो है ना उस खातून को जो कि जिसको प्रपोजल आया हुआ है सोशल मीडिया के ज़रिए, किसी ऐप के ज़रिए या किसी जो रिश्ता करवाने वाली जो आजकल बने हुए हैं ये सिस्टम, उन तमाम के ज़रिए अगर वो पहले तो ख़ुद से कर रही है फ़ैसला
तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। नहीं तो उसको ख़ानदानी मैरिज के लिए अपने ख़ानदान के बड़ों को इन्वॉल्व करें और वो उस प्रपोज़ल को देखें, चेक करें और फिर उसको प्रॉपर तरीके से एक अच्छे ज़िंदगी के आगाज़ के लिए उसको रजिस्टर्ड करवाएं। अदनान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, यकीनन आपने गुफ्तगू सुनी होगी और ख़वातीन को भी चाहिए अगर वो दूसरी शादी कर रही हैं तो अपना निकाहनामा ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएं, और मर्दों को भी चाहिए कि अपनी दूसरी शादी अगर वो करना चाहते हैं तो अपनी पहली अहलिया से लाजमी इजाज़त लें। आज तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही@10 से दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।